पार्थ के इस ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत है। आज हम भारत में जो भाषाओं की संवैधानिक स्थिति है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। आपने इसमें देख ही लिया होगा जो लगा हुआ था कि हम आज किस पर बात करेंगे। भारतीय संविधान में जो संवैधानिक स्थिति है भाषाओं की, हिंदी की भी और अन्य भारतीय भाषाओं की, उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें कौन सा है, हटाने के लिए कौन सा है? प्लेन पेज आना चाहिए। भारतीय संविधान में हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की स्थिति भारत के संविधान के मूलभूत प्रश्नों पर हम बात करें कि संविधान बनाया क्यों गया था। तो संविधान देश को चलाने का एक दस्तावेज है जिसमें पहले से ही सारी बातें स्पष्ट रूप से लिख दी गई हैं कि संविधान कैसे सरकार को, भाषाई स्थिति क्या होगी, न्यायपालिका कैसे काम करेगी, कार्यपालिका कैसे काम करेगी, इन सब के बारे में संविधान में पहले से ही स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। उसी तरीके से भारत, क्योंकि बहुभाषा भाषी देश है, आपने पहले भी सुना ही होगा कि भारत में भाषाओं की विविधता को लेकर ये बात कही जाती है कि कोस कोस पर बदले पानी और चार कोस पर वाणी। इसका तात्पर्य यह है कि भारत एक विविधतापूर्ण भाषाई देश है। अब इसके अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाएं कि भारत के संविधान में इस तरह की चीजें क्यों रखी गई हैं, उसकी एक वजह यह है क्योंकि भारत बहुभाषा भाषी देश है। अगर पहले से ही संविधान में सारे प्रावधान नहीं होंगे तो कल को देश की एकता अखंडता को लेकर कई सारे प्रश्न उठने की संभावना है। जैसे अगर कोई तमिल का व्यक्ति कहे कि हमारी भाषा ही पूरे देश पर लागू होनी चाहिए, या कोई अवधि क्षेत्र का व्यक्ति ये बात कहे कि हमारी भाषा पूरे देश पर लागू होनी चाहिए, या कोई पूर्वोत्तर के राज्य, कोई मणिपुरी को अगर ये घोषित करे कि यही भाषा लागू होनी चाहिए पूरे देश पर, तो ऐसे हालातों में हम कैसे देश को एकजुट रख पाएंगे। तो संविधानविदों के सामने, संविधान बनाने वालों के सामने जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसी कारण से उन्होंने संविधान में बहुत सारे प्रावधान पहले से ही कर रखे हैं ताकि आप इस बात को समझ पाए कि कैसे देश को चलाना है, शासन तंत्र में बैठे हुए लोग कैसे देश को चलाएंगे। तो जो संविधान में बातें लिखी गई हैं, और ये आपके क्वेश्चन में भी आता है क्योंकि हम देश के नागरिक हैं, देश के परीक्षाओं के माध्यम से, जो परीक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से हम क्या करना चाहते हैं कि सरकारी सेवा में शामिल होकर के सेवा देना चाहते हैं, अपने लिए अच्छा जीवन चाहते हैं। तो हमको देश के संविधान के बारे में, उसकी भाषाई स्थिति के बारे में, क्योंकि हमारा विषय हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा तो है ही, उसके बारे में तो बात होती है, लेकिन अन्य भारतीय भाषाओं के संदर्भ में भी हमको देखना पड़ेगा कि उनको कैसे संरक्षित करने, उनको कैसे संयोजित करने का प्रयास किया गया है। तो इन सारी बातों को हम उसको देखेंगे। जैसे सबसे पहला तो आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि भाषा क्या है, क्योंकि हम भाषा वाला जब देखेंगे तब उसमें बातचीत करेंगे विस्तार में जाकर के भाषा के संदर्भ में।
लेकिन अभी शुरुआती रूप में हमको पता होना चाहिए कि अगर भाषा किसी को कह रहे हैं या इसकी सामाजिक उपयोगिता क्या है। कोई भी विषय वस्तु होगी तो उसकी कोई सामाजिक उपयोगिता होगी। तो भाषा का प्रयोग हमारे जीवन में क्या है, अगर इसको हम बहुत परिभाषाओं में ना जाकर सामान्य स्तर पर समझना चाहे तो भाषा के माध्यम से हम अंत में करते क्या हैं, यही तो करते हैं कि अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त करते हैं और किसी के विचारों और भावों को सुनते समझते हैं। तो जब हम भाषा वाला पोर्शन देखेंगे तो उसमें बहुत सारे विद्वानों की परिभाषाएं आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, उसको देखेंगे। जैसे कामता प्रसाद गुरु ने भाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों तथा भावों को दूसरों को सामने व्यक्त करता है तथा दूसरों के भावों तथा विचारों को सुनता और समझता है। ये तो हो गई भाषाई स्थिति या उसकी परिभाषा की स्थिति। संविधान में जिस तरह की बातें की गई है उसमें अगर अब आप भारत का संविधान पढ़े होंगे तो आपको इस बात का आइडिया होगा जरूर कि भारतीय संविधान में, मूल भारतीय संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां हैं मूल भारतीय संविधान में? 8। लेकिन वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। उसी तरीके से कुछ भागों में संविधान को बांटा गया है। कितने भाग हैं भारतीय संविधान में? 22 भाग हैं। तो इनमें अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रावधान किए गए हैं। जैसे अगर आपने सुना हो भारतीय संविधान की भाग 5 में भाषा के संदर्भ में बात की गई है, तो जैसे संविधान में जो भाषा का प्रावधान है वो कहां कहां है? पहला कहां है? भाग 5। इसी तरह से भाग 6 में भी भारतीय संविधान में भाषा के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। भाग 5 में अगर आपको मालूम, अगर नहीं जानकारी है तो हम उसको देख लेंगे। इसमें केंद्र सरकार के सारे प्रावधानों का जिक्र किया गया है और विशेष रूप से इसमें आर्टिकल 120, जैसे इस समय हमारी संसद चल रही है तो संसद में जो भाषा प्रयोग होगी उसके बारे में बातचीत किसमें की गई है? संविधान के आर्टिकल 120 में, अनुच्छेद 120 में। और अध्यक्ष के पास यह शक्ति है कि कौन सी भाषा का प्रयोग कौन सदस्य कर सकता है या कर सकती है, उसके बारे में ये प्रावधान कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी या अपनी मातृभाषा में भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे संविधान कोई शिक्षा व्यवस्था इस तरीके से निर्धारित नहीं की कि हमारे जो माननीय पार्लियामेंट में चुन के आएंगे, सदस्य चुन के आएंगे, उनके बारे में यह निर्धारित पहले से नहीं है कि वो पढ़े लिखे होने ही चाहिए। क्योंकि जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय ये मान्यता थी, आज भी वो कमोबेश चल ही आ रही है कि लीडर बनने के लिए, नेतृत्व करने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना अनिवार्य नहीं है। पढ़े लिखे हैं तो अच्छी बात है, अगर पढ़े लिखे नहीं भी हैं तब भी आप संसद सदस्य बन सकते हैं। देश की जनता आपको किसी क्षेत्र से आपको चुन करके पार्लियामेंट में या विधानसभाओं के चुनाव में आपको भेज सकती है। तो जो भाग 5 में बात की गई है 120 में, भाषाई प्रयोग संसद में क्या होगा उसके बारे में प्रावधान किया गया है। दूसरा, जो राज्यों में विधानसभाएं हैं, विधानसभाएं, ये आर्टिकल 210 में, अनुच्छेद 210 में किसकी बात की गई है? जो राज्यों की व्यवस्था है, राज्यों का जो शासन है वो कैसे चलेगा? वो इस तरीके से चलेगा, उसमें कौन सदस्य कौन सी भाषा प्रयोग कर सकता है, यह सब प्रावधान पहले से ही भारतीय संविधान में कर दिया गया है। तो आपसे एग्जाम में 2 आर्टिकल पूछता है, ये 120 जो भाग 5 के अंतर्गत है या फिर 210 जो भाग 6 के अंतर्गत है। जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ है विधानसभाएं, विधानसभाएं लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है? भारत में 28 राज्य हैं तो एक विधानसभा तो होगी नहीं। हर, जैसे भारत एक संघीय राष्ट्र है, अगर आपने संविधान पढ़ा है तो आपको पता है, और उसमें एक केंद्र सरकार होती है जिसमें अभी चुनाव हुआ है लोकसभा का,
आपने वोटिंग की होगी अगर आप एलिजिबल होंगे तो विधानसभाओं में इसी तरीके से हर राज्य की अपनी सरकार है और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन सब का प्रावधान जो किया गया है कि कौन सी भाषा विधानसभाओं में प्रयुक्त होगी, इन सब के बारे में प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 210 भाग 6 में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये दो बातें आपको समझ में आई होंगी। और जैसे आपके क्वेश्चन कैसे पूछेगा, भारतीय संविधान में किस भाग में भाषाओं के संदर्भ में बात की गई है? तो किस भाग में की गई है? भाग 5 में की गई है और भाग 6 में की गई है। भाग 6 में विधानसभाओं के संदर्भ में बात है और भाग 5 में पार्लियामेंट, हमारी संसद भाषा कौन सी प्रयुक्त हो बारे में बात की गई है। यहां तक उम्मीद करता हूं सब ठीक होगा। आगे चलते हैं। इसी तरीके से भाग 17 का नाम आपने सुना होगा। भाग 17, भाग 17 में किसका प्रावधान किया गया है? उसमें भी भाषाओं से संबंधित ही प्रावधान किए गए हैं। जैसे आर्टिकल 343 से 351 के बीच में भाग 17 में, इसमें भाग 17 और अनुच्छेद कहां से कहां तक है? इसमें 343 से 351 तक, 343 से 351 तक प्रावधान किया गया है भाग 17 के अंतर्गत कि कैसे भाषा का प्रयोग होगा। अलग अलग आर्टिकल में अलग अलग बातें लिखी गई हैं और वो बातें आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, तो हम इसको शॉर्ट में देखेंगे। ऐसी बातें की गई हैं आर्टिकल 343 से 351 तक। तो पहले में जो 343 है, अनुच्छेद 343 हम उसको देखेंगे। 343 में ये बात कही गई है कि 343 संघ की राज्य भाषा हिंदी होगी। क्या लिखा गया है? अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बना सकते हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो सुन सकते हैं। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी है। और लिपि क्या है? नागरी है। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। ये बात भारत के संविधान में कहां लिखी हुई है? आर्टिकल 343 लिखी गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसका तात्पर्य क्या है? जैसे राजभाषा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, राजभाषा कहने का आशय क्या है? राजभाषा कहने का आशय यह है कि राजकाज की भाषा, देश को चलाने के लिए जो भाषा हम प्रयोग करेंगे, सरकारी प्रशासन में जो भाषा प्रयोग करेंगे, वो कौन सी भाषा प्रयोग करेंगे? राजकाज की भाषा हिंदी का प्रयोग करेंगे और उसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। इसका मतलब यह है कि एक शब्द आपके दिमाग में आना चाहिए, राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा, भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? संविधान में इसका जिक्र नहीं किया गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी होगी। क्यों नहीं जिक्र किया गया है? उसके पीछे एक खास उद्देश्य है। अगर एक भाषा को हम राष्ट्रभाषा बना दें तो उसमें चुनौती क्या आएगी? अन्य भाषा भाषी इस बात को समझेंगे कि किसी एक भाषा को संविधान जो है ज्यादा वैल्यू दे रहा है और अन्य भाषाओं को कम वैल्यू दे रहा है। इसलिए भारत के संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि संघ की जो भाषा होगी, राष्ट्रभाषा का तो जिक्र किया लेकिन राष्ट्रभाषा का जिक्र नहीं किया है। ये पहले से ही, भारत अगर बहुभाषा भाषी देश है तो आपको पता है कि अगर एक भाषा को विशेषीकृत स्थान मिल जाएगा तो उस भाषा भाषी के लोग ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ समझना शुरू करेंगे। इसी कारण से संविधानविदों ने क्या सोचा कि एक भाषा को, किसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करेंगे,
भारत में बोली जाने वाली सभी भाषाएं भारत की राष्ट्रीय भाषाएं हैं, लेकिन संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया कि क्योंकि हमको प्रशासन तंत्र भी तो चलाना है, उसका रास्ता भी तो निकालना है, तो कैसे भाषाओं का प्रयोग होगा, तो उसके लिए प्रावधान कर दिए गए हैं भारत के संविधान में। इसीलिए अनुसूची 8 अभी आगे जिक्र आएगा, उसमें आपने सुना होगा 22 भाषाओं की एक लिस्ट है। वो सब कौन सी भाषाएं हैं? भारत की सभी भाषाएं हैं उसमें। जो 22 मुख्य रूप से उसमें शामिल हैं, वो लिस्ट पूछता है, वो लिस्ट देखेंगे। लेकिन अभी अगर आपसे कोई सवाल ये करें ऑब्जेक्टिव में कि भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि भारत की कोई एक संवैधानिक रूप से घोषित राष्ट्रभाषा नहीं है। अगर एक मानना ही है तो हमको जो संविधान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, सबको मानना पड़ेगा। तो राष्ट्रभाषा और राजभाषा का आपने अंतर समझा होगा। समय समय पर राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई थी, जो संविधान में इन सब चीजों पर विचार करता रहेगा कि सब कुछ भाषाई स्तर पर ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसके बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है। इसमें अनुच्छेद, इसमें किस बात का जिक्र किया गया है? इसमें राजभाषा आयोग के बारे में जिक्र है। इसका काम क्या होगा? भाषा से संबंधित उठने वाले तमाम प्रश्नों को हल करना इनसे होगा, और इसका गठन करे राष्ट्रपति करेगा। आपके एग्जाम में पूछता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो भाषा राजभाषा आयोग के गठन का प्रावधान है, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? 344 के अंतर्गत है। और इसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जब क्वेश्चन बनाएगा विकल्प में, तो उसमें पार्लियामेंट देगा, संसद भी देगा। अगर आपको कंफर्म नहीं रहेगा कि राष्ट्रपति ही इसका गठन करेगा, तो क्या करेंगे आप? संसद कभी लगा देंगे, कभी राष्ट्रपति लगा देंगे। तो इस बात का क्या ध्यान देने वाली दो बात है। राजभाषा आयोग की बात किस संविधान के अनुच्छेद में की गई है? 344 में। दूसरा प्रावधान कौन सा ध्यान रखना है कि ये गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। तो ये दो अनुच्छेद जो हमने अभी तक देखे हैं, ये आपको समझ में आया होगा कि इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल कैसे बनेंगे और इनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि समय समय पर अगर कोई भाषाई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसके बारे में राजभाषा आयोग बार बार उन चीजों को देखता रहेगा, उनका समाधान करता रहेगा, ताकि हमारे देश की पूरी संवैधानिक जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत बिना राष्ट्रीय एकता अखंडता पर प्रश्न चिन्ह लगे पूरी व्यवस्थाएं संचालित होती रहें। इसीलिए आप देखते होंगे कई बार भाषा के संदर्भ में बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। जैसे कुछ भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए लोग परेशान हैं। जैसे राजस्थानी को लेकर के लोग परेशान हैं कि हमारी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए। तो इसमें शामिल करने और न करने का तरीका एक प्रोसेस है, उसका तभी किया जाएगा जब उन प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। जो राजभाषा आयोग है, इसका जिक्र किस में है? 344 में है, और इसका गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। और आप इसका महत्ता इस बात से भी समझ सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और उसके पास यह शक्ति दी गई है। इससे आपको यह अनुमान लगना चाहिए कि भारत में भाषाई प्रावधान को लेकर के भारत का संविधान कितना सक्रिय था, कितना जागरूक था। क्योंकि भाषा का प्रश्न मजाक का प्रश्न नहीं है, क्योंकि भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में जहां इतनी भाषाएं हैं, इतनी बोलियां हैं, सारी भाषाओं को संरक्षित करते हुए, भाषा को बचाए रखते हुए देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए इतनी सक्रियता अनिवार्य थी। भारत कोई ऐसा देश नहीं है यूरोपियन जैसा जहां एक भाषा भाषी है। वहां जैसे फ्रांस की भाषा कौन सी है? फ्रेंच है। या ब्रिटेन की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में ये बात कही जाती है, जैसे शुरू में हमने जिसका जिक्र किया, कि
कितने 4 कोस पर वाणी बदल जाती है। पानी कोस कोस पर बदलता है और वाणी 4 कोस पर बदल जाती है। इसका मतलब यह है कि उसको संरक्षित भी रखना है इतनी भाषाओं को, और साथ ही साथ देश की एकता अखंडता को बचाए रखना भी है। इसीलिए इस तरह के प्रावधान भारत के संविधान में शुरुआत से ही मौजूद हैं। अगला है 345 आर्टिकल में इस बात का प्रावधान किया गया है कि विधान मंडलों में आर्टिकल 345 इसमें किस की बात की गई है कि जो विधान मंडल है, विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा, प्रयुक्त होने वाली जैसे अगर इस तरह के प्रावधान नहीं होंगे, मान लो कोई ऐसा एक उत्तर प्रदेश में मान लो विधानसभा चुनाव हुआ, बुंदेलखंड इलाके से कोई व्यक्ति चुना गया जो हिंदी में बात रखना सहज नहीं है, तो उसको कौन सी भाषा बोलने की आजादी दी जाएगी? इन सब का प्रावधान किसमें किया गया? आर्टिकल 345 में किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है पार्लियामेंट ये या विधायिका में जो हमारे चुने हुए सदस्य हैं वो अपनी बात संविधान में ठीक से, विधानसभाओं में ठीक से अपनी बातें रख पाए, जिस भाषा में बोलने में सक्षम है। जो विधानसभा का अध्यक्ष होगा, जो उस समय पूरी विधानसभा को नियंत्रित करने का काम उनका होता है, तो वो इस बात की अनुमति आपको दे सकते हैं कि आप किस भाषा में बोलो, जिस भाषा में आप सहज हो। तो इसके बारे में भी प्रावधान किसमें किया गया है? 345 में। तो जैसे आपसे अगर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो विधानसभाओं में बोली जाने वाली भाषा के संदर्भ में प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान के 345 अनुच्छेद में किया गया है। किस भाग में है वो? भाग 17 में। अगला जो प्रावधान है वो आर्टिकल क्या है? 346 है। 346 346 इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो पत्राचार की भाषा होगी, पत्राचार कहां? जैसे केंद्र से राज्य के बीच में या केंद्र से राज्यों के बीच में। इसका मतलब यह है कि अगर केंद्र मान लो कोई नियम या पॉलिसी ले आती है और राज्यों को सूचना देती, तो किस भाषा में देगी? एक से अधिक, क्योंकि केंद्र का संबंध किससे है? जैसे भारत की संसद, भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा या संसद का संबंध किससे है? देश के सभी राज्यों से है। तो कोई नियम पारित होगा तो सारे राज्यों में जाएगा, और सारे राज्यों की भाषाएं एक नहीं है, तो किस में पत्राचार केंद्र और राज्य के बीच में होगा। और कई बार राज्य राज्य के बीच में भी बातचीत होती है, तो उस किसके किसके बारे में किस भाषा में बातचीत होगी? इन सब का प्रावधान किस में किया गया है? तो इसमें आपको क्या लिखना है कि केंद्र और राज्य के बीच, केंद्र और राज्य के बीच, राज्य और राज्य के बीच जो भाषाई संवाद होगा वो किस रूप होगा, उन सब के बारे में प्रावधान किस में किया गया है? 346 में। मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल 346 आपको समझ में आया होगा कि इसमें किस तरह के प्रावधान किए गए हैं, क्यों किए गए हैं, इनकी उपयोगिता क्या है। अगला आर्टिकल कौन सा होगा? 347।
347 में किस बात का जिक्र किया गया है? 347, राष्ट्रपति किसी भाषा को किसी राज्य में अन्य आधिकारिक भाषा घोषित कर सकता है। इसका मतलब यह है कि कोई भाषा बोली जा रही है किसी राज्य में, लेकिन अगर राष्ट्रपति को यह बात लगती है कि इस राज्य की इस भाषा को और मान्यता मिलनी चाहिए, तो उसके बारे में संविधान में प्रावधान किया गया है और राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि यह भाषा भी इस राज्य में बोली जाएगी, बोली जाती रहेगी। इसका प्रावधान किसमें किया गया? 347। 348, अगला आर्टिकल कौन सा है? 348, आर्टिकल 348। इसमें क्या लिखा गया है? इसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि जो हमारा उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इनमें कौन सी भाषा प्रयोग होगी? अंग्रेजी। और ये कब होता रहेगा? जब तक संसद कोई प्रावधान नहीं करती है, तब तक संविधान में लिखा गया है कि अंग्रेजी भाषा का प्रयोग हमारे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय में होता रहेगा। इसको चेंज करने का अगर किसी के पास शक्ति है तो किसके पास है? संसद के पास है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है आपको कि इसको अगर चेंज करने की कोशिश करेगा तो कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। क्यों संसद कर सकती है? क्योंकि संसद सदस्यों को, संसद किससे मिलती है? संसद किससे बनती है? हम सारे देश भर के लोग अपने लोकसभा के सदस्य चुनकर भेजते हैं। इसका मतलब यह है कि संसद के पास अगर कोई शक्ति है तो उसको देश ने चुना है। अगर उसको देश ने चुना है तो उनको कोई महत्वपूर्ण निर्णय की शक्ति किसको होगी? इस तरह के प्रावधान आप देखेंगे कि राज्यों के पास शक्तियां इतनी नहीं होती है, क्योंकि पूरे देश की जो सरकार है वो केंद्र सरकार है। राज्यों में राज्य सरकारें चलती हैं, वो छोटे निर्णय लेती हैं, और बड़े निर्णय कौन लेगा? क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भाषा का प्रश्न है, यही कारण है कि अधिकार यहां ज्यादा किसको दिए गए हैं? संसद को ज्यादा दिए गए हैं। तो ये बात ध्यान रखना है कि आर्टिकल 348 में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की भाषा में कोई परिवर्तन अगर आपको करना है तो किसमें परिवर्तन कौन करने की किसके पास शक्ति है? पार्लियामेंट के पास है। जब ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएगा तो उसमें रख देगा राष्ट्रपति, आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं है। तो ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सवालों में आप फंसाते हैं। आर्टिकल 348 तक की बात हमने देख ली है। आगे हमें क्या देखना है? 349, इसमें भाषा के संदर्भ में विशेष प्रावधान है। भाषा के संदर्भ में विशेष प्रावधान, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं आएंगी जो हमें पहले से पता नहीं होंगी। अगर कोई जरूरत पड़ती है तो उन चीजों के बारे में निर्णय लेने के लिए किस आर्टिकल में यह शक्ति दी गई है? आर्टिकल 349 में। तो ये बात आपको ध्यान, विशेष प्रावधान ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है आर्टिकल के हिसाब से। 338, 344, 343 ये आर्टिकल आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के हिसाब से, ताकि आप इस बात को समझ पाए कि भारत में जो संविधान में संवैधानिक स्थिति है उसमें इस तरह के प्रावधान किए गए हैं। अगर आपसे एक एक आर्टिकल के बारे में है तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि इसमें कौन सी बात किसमें की गई है और किसमें
कौन सी बात नहीं की गई है। एग्जैक्ट अगर आपको पता होगा तभी आप कोई निर्णय ले पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आ रही है तो थोड़ा अपने उंगलियों का प्रयोग करिए और कमेंट्स करिए कि कोई प्रॉब्लम हो रही है या बातें ठीक चल रही हैं। वॉइस जा रही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई कमेंट करके बताए सब कुछ ठीक चल रहा है। अब क्या है, आर्टिकल 350, अनुच्छेद 350, इसमें किस बारे में प्रावधान किया गया है? शिकायत निवारण की बात की गई है। शिकायत निवारण क्या भाव है इसका? अगर मान लो कोई ऐसी बात आती है केंद्र से राज्य को, राज्य को केंद्र से किसी तरह की कोई शिकायत है, तो उसका निवारण किसमें किया जाएगा? इस आर्टिकल के 350 के अंतर्गत किया जाएगा। इसमें कुछ सब क्लॉज जोड़े गए हैं बाद में 350 का, 350 का या ए, इसमें प्रारंभिक शिक्षा को मातृभाषा में की बात की गई है। किस भाषा में? प्रारंभिक जो शिक्षा है वो किस में दी जाए? मातृभाषा में। इसका प्रावधान किसमें किया गया है? आर्टिकल 350 का में। ये बात आपको ठीक से पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 350 में किसकी बात है। अगर ये आप नहीं समझेंगे, ये आर्टिकल नहीं याद रखेंगे, इस पर सवाल बनाता है 350 का पर कि किस आर्टिकल में मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है। इसके लिए एक संविधान में एक आर्टिकल ही है, उसका सब क्लॉज जोड़ दिया गया है। अच्छा, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। जैसे नई शिक्षा नीति में इस बात पर जोर दिया गया है मातृभाषा में शिक्षा देने पर कि 5वीं तक तो कंपलसरी किया गया है, 5वीं से बाद भी 8वीं तक मातृभाषा में शिक्षा दें। मातृभाषा किसको कहते हैं? मातृ मातृभाषा हम किसको कहेंगे? जो मां से हमको प्राप्त होती है। मां से प्राप्त होने का क्या तात्पर्य है? जो शुरुआत में हम भाषा सीखते हैं, भाषा जानते हैं, वो कौन सी भाषा जानते हैं? शुरुआत जो मां आमतौर पर हमारे घरों में बोलती हैं, हम उनसे सीखते हैं, भाषा भी और विचार भी, दोनों ही चीजों को सीखते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को नई चीज सिखानी है तो पता लगा उसको अगर भाषा ही समझ में नहीं आ रही है, तो पहली चुनौती किस पर आती है कि वो पहले भाषा सीखे और तब उसके बाद वो बात सीखे। इसीलिए शुरुआत में बच्चों के दिमाग पर जोर न पड़े, प्राथमिक शिक्षा किस में दी जाए? मातृभाषा में दी जाए, ताकि उनकी पूरी ऊर्जा किस पर लगे? उस कंसेप्ट को सीखने में लगे, ना कि भाषा सीखने में। जैसे अगर आपकी भाषा हिंदी के इतर कोई अन्य भाषा होगी तो हिंदी समझने में आपको दिक्कत आएगी। अगर हिंदी में कोई कंसेप्ट समझाया जाएगा तो आपको समझने में समस्या आएगी। जैसे मान लो आपको अंग्रेजी भाषा में अगर उतने कंफर्टेबल नहीं है, नहीं समझ में आती है, और कोई कंसेप्ट समझाए तो दोहरी चुनौती होती है। एक तो भाषा की चुनौती आ गई आपके पास कि वो भाषा समझ में नहीं आ रही। दूसरी चुनौती क्या है? कंसेप्ट अलग दिमाग की मांग करता है, तो क्या होता है? बच्चा कम सीख पाता है। इसीलिए संविधान में इस बात का प्रावधान कर दिया गया है कि मातृभाषा में जो हमारी प्राथमिक शिक्षा हो वो मातृभाषा में है। और नई शिक्षा नीति जो 2020 आई है उस इस का प्रावधान किया गया है कि हम कोई भी भाषा अगर सीख रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट अगर आ रहे हैं, तो किस सिखाने का प्रयास करें? शुरुआत में उसकी भाषा में। जैसे मनोवैज्ञानिकों ने मातृभाषा के संदर्भ में कहा है कि कैसे निर्धारित करें किसी की कि उसकी मातृभाषा क्या है, कैसे निर्धारित होगा? तो मनोवैज्ञानिकों ने यह बात कही है कि जिस भाषा में किसी व्यक्ति को सपने आते हैं उस भाषा को उसकी मातृभाषा माननी चाहिए। तो आप अगर अपनी मातृभाषा चेक करना चाहे मनोवैज्ञानिकों की दी गई हुई परिभाषाओं के हिसाब से, तो आप खुद तय कर सकते हैं कि आपको सपने किस भाषा में आते हैं। इसका मतलब वो आपकी
भाषा है, आपकी मातृभाषा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मातृभाषा के संदर्भ में बात समझ पाए होंगे कि मातृभाषा के संदर्भ में संविधान में प्रावधान क्यों किया गया है। इसी तरीके से आर्टिकल 350 में ही एक सब आर्टिकल जोड़ा गया है 350 खा, और इसमें अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई है। क्या बात की गई है इसमें? अल्पसंख्यकों के लिए अधिकारी की नियुक्ति। जैसे अल्पसंख्यक कौन है? भारत के संविधान के हिसाब से दो लोग अल्पसंख्यक हैं। कौन कौन? एक तो भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण हुआ है, दूसरा धर्म के आधार पर। अच्छा, भारत में जैसे हिंदी है, बहुत ज्यादा लोग इसको बोलते हैं, लेकिन और बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं वो बहुत कम लोगों के द्वारा बोली जाती हैं। तो क्या करेगा जो अल्पसंख्यक अधिकारी होगा, वो इन चीजों के बारे में सोचेगा कि कहीं कम बोले जाने वाले लोगों को शोषण तो नहीं हो रहा है, कम बोले जाने वाली भाषाओं का के साथ कोई तिरस्कार तो नहीं हो रहा है। क्योंकि ये प्रावधान इसलिए किए गए हैं कि कोई अगर कम बोली जाने वाली भाषा है तो उसको ये ना लगे कि हम लोग है संविधान या भारत की शासन व्यवस्था हमारे साथ दोयम व्यवहार कर रही है। ये बात निर्धारित संविधान में ही कर दिया गया है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि ये क्यों किया है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बना, ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन बताएगा कि अल्पसंख्यकों अधिकारी की जो नियुक्ति होगी उसका प्रावधान किस में किया गया है, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए कि ये बात की गई है आर्टिकल 350 खा में। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आई होगी कि ये प्रावधान किसमें है और क्यों किया गया है। अगला आर्टिकल है 351। कौन सा है? 351। आर्टिकल 351, इसमें भारत की सामाजिक संस्कृति की रक्षा करने वाली केंद्र की यह जिम्मेदारी है को हिंदी को एक ऐसी भाषा के रूप में विकसित करेगा जो भारत की सामाजिक संस्कृति को धारण कर सके। किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी है, केंद्र की यह जिम्मेदारी है, केंद्र की यह जिम्मेदारी है कि वह हिंदी को इस रूप में करेगा, हिंदी को इस रूप में विकसित करे, इस रूप में विकसित करे कि वह जो हमारी सामाजिक संस्कृति है, सामाजिक संस्कृति का मतलब क्या है कि भारत कोई एक भाषा भाषी देश है, बहुभाषा भाषी देश है। भारत कोई एक भौगोलिक क्षेत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र। कहीं आप देखो उत्तर भारत का मैदान दिखाई पड़ेगा, कहीं आपको पहाड़ दिखाई पड़ेंगे, कहीं आपको डेजर्ट दिखाई पड़ेंगे, रेगिस्तान दिखाई पड़ेंगे। तो भारत एक तरह का भूगोल नहीं है। इसी तरीके से भारत कोई एक भाषा भाषी राष्ट्र नहीं है। इसी तरह से भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई ये सारे लोग रहते हैं। मतलब ये है कि हिंदी को ऐसी भाषा के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि वह क्या कर पाए, देश सामाजिक संस्कृति को संजो पाए, एकजुट रख पाए, राष्ट्र की एकता अखंडता प्रभावित ना हो। हम हिंदी साहित्य में आधुनिक काल देखेंगे, उसमें जो खड़ी बोली का विकास देखेंगे कि कैसे खड़ी बोली इतनी जल्दी एक भाषा के रूप में और आज मूल भाषा के रूप में हिंदी में अगर मुख्य भाषा कोई है, जैसे 18 बोलियां जो हैं उनमें मुख्य बोली कौन सी है? खड़ी को माना जाता है। आज साहित्य किस में ज्यादातर लिखा जा रहा है? खड़ी बोली में। जितनी विधाएं आप पढ़ते होंगे सब किस में है? खड़ी बोली में ही है। तो ये कैसे विकसित हुई वो सब देखेंगे उस समय, और बहुत कम समय में, क्योंकि आजादी के आंदोलन के दौरान एक ऐसी भाषा की हमको जरूरत थी कि जिससे पूरा देश संदेश प्राप्त कर सके, अंग्रेज हमारे साथ कौन सा गलत काम और कौन सा सही काम कर रहे हैं, ताकि भाषा में बनाया जा सके। उस समय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बहुत सारे प्रयासों की वजह से
ये सब कुछ संभव हो पाया है वो तब देखेंगे। उसके बाद क्या प्रावधान किया गया आर्टिकल 351 में, सामाजिक संस्कृति को पर रखने के लिए इसीलिए लिखा गया है ताकि देश की एकता अखंडता पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, भारत एकजुट रहना चाहिए, भाषाई विभाजन का शिकार ना हो जाए, क्योंकि एक विभाजन हम पहले ही देख चुके हैं धार्मिक आधार पर, जिसे पाकिस्तान बना है। अगर हम भाषाओं का, सारे धर्म के मानने वाले लोगों का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो बाद में भी तो ये सब समस्याएं हो सकती। इसीलिए इस तरह की समस्याओं को एड्रेस करने के लिए संविधान में व्यापक रूप से प्रावधान किए गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं आर्टिकल 351 आपको समझ में आए। ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है, क्योंकि भारत की सामाजिक संस्कृति की रक्षा करने के लिए हम ऐसी भाषा का निर्माण करेंगे जो पूरी भारतीय संस्कृति अपने में धारण करने में, ऐसी भाषा हम बनाएंगे। और हिंदी, जैसे हम हिंदी चाहते हैं कि हिंदी पूरे देश में फैले, देश के सारे लोग बोले। अगर हिंदी में उन भाषाओं में प्रयुक्त होने वाले शब्दावली नहीं होगी तो क्या वो सहजता के साथ हमको स्वीकार करेंगे? अगर इसको उल्टा करके दें तो हमको ये बात ज्यादा समझ में आएगी, क्योंकि जब बात अपने ऊपर आती है तो ज्यादा समझ में आती है। जैसे कोई तमिल का व्यक्ति कहे कि तमिल को पूरे देश की भाषा बना देनी चाहिए, और अगर हमारी भाषा हिंदी है तो हम कैसा फील करेंगे? खराब फील करेंगे कि हमारे ऊपर भाषा थोपी जा रही है क्योंकि हमको तमिल नहीं आती। ऐसे ही हिंदी बोलते हैं अन्य भाषा भाषी लोगों पर, कहते हैं कि ये सब लोगों की भाषा है, सबकी भाषा नहीं है। लेकिन अगर हिंदी की शब्दावली में पूरे देश की हर शब्दों को शामिल कर लिया जाए तो वो सहजता महसूस करेंगे। हो सकता है कालांतर वो इस बात पे सहमत हो जाए कि हाँ, ये तो अपने जैसी ही भाषा है। इसलिए ऐसी भाषा के विषय में, ऐसी भाषा के प्रावधान के लिए आर्टिकल 351 में देश की संस्कृति को संजो कर रखने वाली भाषा के रूप में संविधान में इसका प्रावधान किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपको 17 के जो आर्टिकल, जो अनुच्छेद है, उसमें अलग अलग बातें जो कही गई हैं वो क्यों कही गई हैं और उनकी क्या उपयोगिता है समझ पा रहे। आपके क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि इस आर्टिकल में कौन सी बात कही गई है, या जैसे ऐसे भी सवाल बना सकता है। अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें तो हम क्वेश्चन बना के देखते हैं ये किस तरह की चीजें की गई है। जैसे अगर प्रश्न बनाएगा राजभाषा आयोग के संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद में बात की गई है, आपको पता है उसमें 4 अनुच्छेद दे देगा, 43, 44, 45, 46। तो आपको पता है राजभाषा के संदर्भ में किस में जिक्र किए गए? 344 में। और या तो एक तरफ आर्टिकल दे देगा, एक तरफ विषय दे देगा। जैसे अगर क्वेश्चन के रूप में देखें, एक तरफ अनुच्छेद दे दिया, दूसरी तरफ विषय दे दिया। अब मान लो आर्टिकल 50 दे दिया, क्या दिया इसमें? 350 350 का है मातृभाषा में शिक्षा। मातृभाषा में कौन सी शिक्षा होगी? प्राथमिक शिक्षा। अगले में क्या दे रहा है? आर्टिकल 350 हाँ, इसमें किस बात की गई है? इसमें इस बात के बारे में हमने जैसे डिटेल में जब चर्चा की तो ये बात देखा, 350 ख में क्या किया? अल्पसंख्यकों के लिए एक अधिकारी की बात की गई है। अल्पसंख्यक अधिकारी, इसका मतलब क्या है? अब जैसे ये 2 आर्टिकल दे दिए। तीसरा अगर कहे 351 में क्या है, तो हम कैसी भाषा होनी चाहिए? सामाजिक संस्कृति को व्यक्त करने वाली भाषा होनी चाहिए। अब जैसे अगर कूट बनाएगा, कहेगा कि कौन से कथन सही है और या कौन से कथन सही नहीं है, इसमें सारे ही सही हैं। तो ए बी सही है, ए बी सी तीनों सही है, बी सी सही है या ए सी सही है, तो ए बी सी तीनों सही होंगे। तो जब आपको ये प्रावधान पता हो, क्योंकि यूजीसी में अगर सवाल बनाएगा तो आपको पता है कि इस तरह के अब कोड प्रयोग करने लगा है, वो ज्यादा सूचनाओं को देने लगा है। तो आपको ये पता होना चाहिए। जैसे छोटे एग्जाम देंगे उसमें एक आर्टिकल पूछेगा, लेकिन यूजीसी में सवाल बनाएगा तो कई सवाल बना दे, मतलब कई सूचनाओं को
क्वेश्चन में डाल देगा और उसमें नीचे कूट बना कर देगा, जैसे 4 भी कर सकता है, ABCD कोई और आर्टिकल डाल देगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन का नेचर आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो सकते हैं। अब हमने क्या देखना है, हमने शब्द कहां प्रयोग करते हैं, ज्यादातर पंजाबी लोग जो बोलते हैं वो हमने का प्रयोग करते हैं। हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं, अब हमें देखना है। हमने अब जिक्र किया था कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र, तो 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, इसमें कितनी भाषाएं हैं, ये भाषाएं आपसे पूछी जाती हैं कि इसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं। तो कितनी शामिल हैं, 22 भाषाएं शामिल हैं। मूल संविधान में कितनी शामिल थी, अभी तो ये कितनी है, 22 है, लेकिन मूल संविधान में कितनी थी, 14 थी। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। समय के साथ इस अनुसूची का विस्तार हुआ है ताकि विवाद ना हो भाषा को लेकर के, इसीलिए ये सारे प्रावधान समय समय पर किए जाते रहे हैं। अनेक अनेक भाषाओं को, जैसे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा तो क्वेश्चन बनाएगा कि 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, कितनी थी, 14। पहली कौन सी भाषा जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में, तो कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, सिंधी। सिंधी को 15वीं भाषा, सिंधी कैसे लिखेंगे, बड़ी की मात्रा आएगी। भाषा की शुद्धता पर भी हमको ध्यान रखना है। ये कौन सी भाषा है, 15वीं भाषा है। इसी तरीके से बाद में ये किस आर्टिकल के द्वारा जोड़ी गई है, 21वां संविधान संशोधन। ये संविधान संशोधन भी पूछता है आपसे कि किस संविधान संशोधन के द्वारा सिंधी को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया, तो कौन सा संविधान संशोधन है, 21वां संविधान संशोधन। तो अब कितनी भाषाएं हो गई, 15। इसी तरीके से 71वां संविधान संशोधन किया गया, इसके माध्यम से कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। कौन सा प्रावधान है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये किसके माध्यम से जोड़ा गया है, ये 71वां संविधान संशोधन किया गया है, 21वां संशोधन। ये भी पूछता है आपसे कि 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, ये 3 जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। अब कितना हो गया, 14 पहले था, 1 15 हो गया, 3 18, इसका मतलब 22 है। तो 22 में से अब कितनी बची हैं, इसका मतलब 4 और जुड़ी होंगी। तो एक संविधान संशोधन और हुआ, वो कौन सा है, 92, 92वां संविधान संशोधन है, 92वां संशोधन। और इसके माध्यम से कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। कौन सी ये भाषाएं, बोडो, संथाली, मैथिली और कौन सी है, डोगरी। ये 22 जो भाषाएं हैं उसमें जो परिवर्तन करके जोड़ी गई हैं वो तो हमने देख लिया। तो मूल संविधान में कौन सी भाषाएं थी वो भी हमको देखना पड़ेगा,
क्योंकि 22 भाषाओं की संख्या हमको पता होनी चाहिए, तभी हम पूरे क्वेश्चन का उत्तर दे पाएंगे। कौन सा सवाल आएगा ये हमको नहीं पता है, लेकिन अगर पूरे कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं और कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, कौन सी भाषाएं नहीं शामिल हैं, और कौन से बाद में जोड़ी गई, कौन से किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, हम तभी उस सारे क्वेश्चन उत्तर कर पाएंगे जब हम ये बात समझ पाए कि एग्जैक्ट हमको याद होगा, तभी तो हमको कर पाएंगे उसको। तो अब हम क्या देखेंगे, जो मूल संविधान है उसमें जो 14 भाषाएं थी वो कौन कौन सी 14 भाषाएं थी वो थोड़ा सा देख लेंगे। तो हम जो ये 22 की लिस्ट है हमारी, ये हमको पता चल जाएगी। इसमें से कोई भी किसी तरीके का सवाल आएगा तो हम उसको कर पाएंगे। तो असमी, बांग्ला, जो मूल संविधान में जुड़ी हुई भाषाएं हैं, असमी, बांग्ला, गुजराती और हिंदी, 4 तो ये हो गई। और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। उर्दू, कश्मीरी, उर्दू, कश्मीरी, नेपाली, मराठी, और 2 और कौन सी हैं, संस्कृत और ओडिया। संस्कृत और ओडिया कितनी हो गई, 4, 4, 8, 4, 12, 2, 14। ये 14 जो भाषाएं थी ये मूल हमारे संविधान में थी। असमी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उर्दू, कश्मीरी, नेपाली, मराठी, संस्कृत और ओडिया। ये जो भाषा है ये मूल संविधान में थी, और जो परिवर्तन करके गई, सिंधी को 15वीं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 3 और जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन के द्वारा, और 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये 22 हमारी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में है। ये सब राष्ट्रभाषाएं हैं। अगर कोई भाषा हमको चुननी हो तो एक कोई भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत के संविधान में भाषाई विवाद ना खड़ा हो, इसके लिए पूरा प्रावधान किया गया है कि हमें एक भाषा को घोषित ही नहीं करना है, क्योंकि भारत एक बहुभाषा भाषी राष्ट्र है। किसी के मन में इस तरह की आशंका हो सकती है कि इस भाषा के साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार हो रहा है, इस भाषा के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो आपको ये बात में उम्मीद करता हूं कि आई होगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेंगे, किस संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा जोड़ा गया, जैसे ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन संविधान संशोधन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल करने से संबंधित है। तो जैसे 21वां देगा, 71वां देगा, 92वां देगा, एक और कोई दे देगा 99वां, 74वां, 73वां, तो कौन सा उसमें गलत होगा, वो जो अलग तीनों के अलावा होगा पूछ देगा। और किस संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई ये आपको पता होना चाहिए। मूल संविधान में कौन सी 14 भाषाएं थी वो पता होना चाहिए। जैसे इसमें एक चीज आप इंटरेस्टिंग देखोगे, अंग्रेजी इसमें है नहीं। इसका मतलब अनुसूची में शामिल करने के लिए जो परेशान है लोग, किसी भाषा के विकास के लिए अंग्रेजी कम विकास कर रही है क्या, विकास तो कर ही रही है। इसका मतलब ये है कि कोई भाषा इसलिए नहीं पीछे रह जाएगी कि उसको 8वीं अनुसूची में जगह नहीं मिली है। अंग्रेजी का फोबिया पूरे दुनिया में, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है, इस कारण से है। तो अगर आपकी भाषा में दम है, आपकी भाषा में कंटेंट है, तो आपकी भाषा लोग सीखने का प्रयास करते हैं। ये बात हमको समझनी चाहिए कि अंग्रेजी इसमें शामिल नहीं है, जैसे ऑप्शन बनाएगा। और एक और कौन सी है, नेपाली इसमें शामिल है। तो नेपाली जब हम ऑप्शन देखने जाएंगे तो नेपाली हमको लगेगा कि नेपाली नेपाली तो नेपाल की भाषा होगी, ऐसा हम ख्याल करते हैं एग्जाम में। तो वो ध्यान रखना है कि नेपाली 8वीं अनुसूची में है, अंग्रेजी नहीं है। उर्दू भी है, संस्कृत भी है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आने वाले जो प्रश्न होंगे 22वीं
22 जो भाषाएं हैं और 8वीं अनुसूची में शामिल है, आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि कौन सी भाषा शामिल है, कौन सी भाषा नहीं शामिल है, और किस तरह के सवाल इसमें बन सकते हैं, और उन सवालों का क्या नेचर हो सकता है, वो आप समझ पा रहे होंगे। यूजीसी में सवाल बनाएगा, थोड़ा लंबा सवाल बनाएगा। कैसे बनाएगा कि वो भाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन देगा कि असमी, बांग्ला, गुजराती और हिंदी 8वीं अनुसूची में मूल रूप से पहले से ही शामिल थी। अगला स्टेटमेंट देगा कि संस्कृत और उर्दू मूल अनुसूची में शामिल थी। तीसरा, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। अगला देगा कि 92वें संविधान संशोधन के द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी को शामिल किया गया। नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, या पूछ सकता है कौन सा सही नहीं है। तो आपको पता है कि उर्दू और संस्कृत जो है वो किस में शामिल, पहले से ही शामिल है। वो कह रहा है कि नहीं शामिल है, तो वो गलत हो जाएगा। अगर सही पूछ रहा है तो 1, 3, 4 ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन का नेचर कैसा पूछ सकता है, उसके बारे में आपको अनुमान कंसेप्ट पढ़ने के साथ होना चाहिए। तभी आप इस बात को समझ पाएंगे कि एग्जामिनर किस तरह के सूचनाएं पूछ रहा है। अगर आपको कंफर्म इंफॉर्मेशन है तभी क्वेश्चन को सही कर पाओगे, नहीं तो वो हो जाएगा। मैं अनुमान करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि कौन सी भाषाएं हैं और उसमें कौन से प्रावधान हैं और किस तरह की उसमें स्थितियां मौजूद हैं और किस तरह के सवाल बन सकते हैं। भाषा के संदर्भ में और भी कई चीजें हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। जैसे एक है शास्त्रीय भाषा। इसका नाम आपने नहीं सुना तो सुन लीजिए, सुना है तो रिवाइज कर लीजिए। शास्त्रीय भाषा का मतलब क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज कितनी है? 6 भाषाओं को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। तो ये नंबर ही पूछ देगा कि कितनी भाषाएं भारत में क्लासिकल हैं और वो कौन कौन सी है। तो ये हमको पता होना चाहिए थोड़ा सा। शास्त्रीय भाषाएं, जैसे किसको शास्त्रीय भाषा किसको बनाया जाएगा? जिसका भारत में एक संस्कृति मंत्रालय है, उस मंत्रालय का काम क्या है कि ये शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा देता है। उसने कुछ प्रावधान निर्धारित किए हैं कि वो कम से कम 1500-2000 वर्ष पुरानी भाषा हो, उसमें मौलिक साहित्य मौजूद हो, इस तरह के प्रावधान किए गए। आपके यहाँ इस तरह के सवाल नहीं पूछते हैं, तो आपके यहाँ कौन सा पूछेगा? शास्त्रीय भाषाएं कितनी है और उन 6 भाषाओं का आपको नाम पता होना चाहिए। तो पहली भाषा कौन सी है? तमिल है। दूसरी कौन सी है? संस्कृत है। पहली कौन सी भाषा हो गई? तमिल, संस्कृत, कन्नड़ और तेलुगु। कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, मलयालम, ओडिया। ये 2004 में। तो ये शास्त्रीय भाषाएं कितनी है? 6 हैं। पहली कौन सी है? तमिल है, ये ध्यान रखना। यही इसमें कंफ्यूज बहुत कराता है। संस्कृत जो है ये बाद में जोड़ी गई है। आपको लगेगा कि संस्कृत देव भाषा है, और जब आप अनुमान करोगे तो गलत अनुमान कर लोगे। पहली जो भारत में क्लासिकल लैंग्वेज है, शास्त्रीय भाषा है, वो कौन सी है? तमिल है, 2006 में। और 2005 किया गया है, 2008 में कन्नड़, तेलुगु को शामिल किया गया है। ये दोनों किस में शामिल की गई? 2008। और ये 2013 में, ये 2014 में। आपको सिर्फ कौन सा ध्यान रखना है? आपको पहली कौन सी है? तमिल है में 2004 में। और लास्ट वाली याद कर लो, सबसे लेटेस्ट कौन सी है? ओडिया। ये 6 भाषाएं हैं और ये 8वीं अनुसूची का है।
अब जैसे दे देगा कि शास्त्रीय भाषाएं 8वीं अनुसूची का हिस्सा हैं स्टेटमेंट फॉर्म में, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये भी 8वीं अनुसूची में शास्त्रीय भाषाएं भी शामिल हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि भाषा के संदर्भ में जो प्रावधान संविधान आर्टिकल भाग 5 आपने देखा, भाग 6 देखा जिसमें 110 अनुच्छेद देखा और 120 अनुच्छेद देखा होगा और 210 अनुच्छेद जो विधानसभाओं के संबंध में प्रावधान है, और आपने 22 भाषाएं देख ली। और कौन सा देखा? 351 से लेकर के भाग 17 में 343 से 351 तक के प्रावधान आपने देख लिए। तो ये सब मिला करके क्या बनाएगा? क्वेश्चन बना सकता है कि मूल संविधान में कितनी थी, बाद में कौन सी जुड़ी हैं, वो सब जितने तरह के हमने सवाल थे वो सब हमने देख लिया है। कुछ दिवस टाइप के भी सवाल हैं, लेकिन अब टाइम हो रहा है, तो अगले की कक्षाओं में ये सब सारे प्रावधान क्या हैं वो सब देखेंगे। समय देने के लिए धन्यवाद।